हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज से 10th का बायो और फिजिक्स कंप्लीटली पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, पेन कॉपी ले और हमारे साथ साथ आपको भी पढ़ना है, आपको भी नोट्स बनानी है, जिससे आने वाले में अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकें। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक हम आज का शुरू करेंगे, क्या, लाइफ प्रोसेस रिस्पायरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है। दिस प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी विद इन द बॉडी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। विद इन बॉडी के अंदर। रिस्पायरेशन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर नहीं। ओके, दूसरा टॉपिक ये है कि व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, बर्न मतलब होता है जलाना, इन एयर में, इट गिव यू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलता है। हमें हीट के फॉर्म में क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ओके, हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलता है। दूसरी टॉपिक, एवरी बर्निंग प्रोसेस अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो है ऑक्सीजन की। बिकॉज, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग द मटेरियल ऑक्सीडाइज्ड, मटेरियल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और रिलीज़ क्या करता है, एनर्जी, और रिलीज़ करता है एनर्जी को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। ओके, आते हैं ब्रीथिंग पे। ब्रीथिंग क्या होती है, ऑक्सीजन इनटेक एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन CO2 एक्सहेल्ड इन्वायरमेंट। मतलब ऑक्सीजन को हम इन्वायरमेंट से लेते हैं और CO2 को इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, अब देखना क्यों CO2 को निकालते हैं और ऑक्सीजन को नहीं निकालते, क्योंकि CO2 एक टॉक्सिक गैस होती है। ठीक है, जहरीली पदार्थ होती है, जहरीली गैस होती है। इस वजह से इसी वजह से हम CO2 को अपने बॉडी में रखना पसंद नहीं करते और अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ओके, तीसरा कि ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें क्या है, सांसें चल रही हैं, वह ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लेते हैं और CO2 को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, इसी को कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग एक एसेंशियल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, प्रोसेस है, किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। ओके, आते हैं रिस्पायरेशन पे। तो रिस्पायरेशन कैन बी डिफाइंड एज, किस तरीके से रिस्पायरेशन को डिफाइन किया जाता है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच फूड पार्टिकल आर ऑक्सीडाइज, जो फूड पार्टिकल हम लेते हैं, ठीक है, इन लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी। जो भी हम फूड पार्टिकल को लेते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है। कहाँ पे, लिविंग सेल में, डेड सेल में नहीं, लिविंग सेल में ऑक्सीडाइज होता है, और फिर उस फूड जो ऑक्सीडाइज होता है उससे निकलता क्या है, एनर्जी। वह एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं। ओके, दूसरा देखिए, एनर्जी प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिंग आउट बायोलॉजिकल फंक्शन। जो एनर्जी हमें मिलती है उससे हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। जैसे उस एनर्जी से हम सर्वाइव रहते हैं, उसी एनर्जी से हम अपने आप को मेंटेन करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी एनर्जी से अपने आप को क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, तीसरा
द इंटायर पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन, ये जो होल प्रोसेस है इसका क्या मुख्य कारण है, इसका क्या पर्पस है, इज़ रिलीज एनर्जी, इसका मुख्य कारण ये होता है एनर्जी को पैदा करना, उत्पन्न करना थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल। अगर हम सिंपल फूड मॉलिक्यूल की बात करें तो सिंपल फूड मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी। द एनर्जी रिलीज इन रिस्पायरेशन, जो एनर्जी निकलती है रिस्पायरेशन के द्वारा इज़ केमिकल एनर्जी, उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं, विच गेट स्टोर, जो कि स्टोर होता है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि एटीपी को कहते हैं करेंसी ऑफ सेल। तो आपको पता है कि एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड होता है उसे कहते हैं ग्लूकोज, वो क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज कब ऑक्सीडाइज होगा, जब ऑक्सीजन मिलता है, हम बाहर से जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जाकर फूड को यानी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर और एनर्जी। अभी बताए कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी के, तो एटीपी के फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि रिस्पायरेशन जो टेक प्लेस होता है 2 स्टेप में रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। सबसे पहले कि रिस्पायरेशन इज़ मच मोर कम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल, कम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल प्रोसेस होता है, ठीक है। इट इंक्लूड 3 मेन स्टेप, ये 3 मेन स्टेप में, 3 मेन स्टेप में पूरा होता है, कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट पहला ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज, गैसियस ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, गैस का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, ब्लड में। तो ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में आते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में आते हैं, ठीक है। तीसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर, ठीक है, जिसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। और सेलुलर रिस्पायरेशन आता है इंटरनल रिस्पायरेशन में, ओके। ऑर्गेनिज्म आर एडॉप्टेड इन वेरियस हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट और हैबिट मतलब होता है आदत, ठीक है। पानी वाले जानवर, हैबिटेट का मतलब होता है कि जहाँ वो निवास करते हैं, पानी में रहने वाले, पानी वाले जानवर वो भी रिस्पायरेशन करते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं वो भी रिस्पायरेशन करते हैं, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं वो भी रिस्पायरेशन करते हैं, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो भी रिस्पायरेशन करते हैं, जो चिड़िया उड़ती हैं बर्ड्स वो भी रिस्पायरेशन करती हैं। तो ये होता है कि अलग अलग हैबिट और अलग अलग हैबिटेट के जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनमें जो ब्रीथिंग मैकेनिज़्म होता है, ब्रीथिंग मैकेनिज़्म यानी ये दोनों एक्सटर्नल वाले, एक्सचेंज ऑफ गैस विद सराउंडिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस विद सराउंडिंग वाले, ये वाला, तो ये क्या होता है, ये भी वेरिएबल होता है, ये भी अलग अलग होता है, ठीक है, ये भी अलग अलग होता है। तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि ऑर्गेनिज्म आर एडॉप्टेड इन वेरियस हैबिट एंड हैबिटेट, देयरफॉर ब्रीदिंग मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ गैस विद सराउंडिंग in them is also variable, okay, but mechanism of cellular respiration, internal respiration is similar in all organism, but mechanism of cellular respiration similar, सेम होता है सभी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो एक डायग्राम से आप समझिए कि रिस्पायरेशन किस तरीके से होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, पूरी फुल बॉडी ऑर्गेनिज्म की है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हमने CO2 बना दिया, ठीक। ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ, ठीक है। और CO2 कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में,
चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को आना और CO2 को जाना, यही होता है ब्रीदिंग। दूसरा, गैस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के द्वारा। ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? सेल के अंदर, और CO2 सेल से कहाँ जाएगा? बाहर, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही गैस का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, अब ब्लड में आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आते ही क्या किया? फूड पहले से ऑलरेडी फूड सेल के अंदर था ही, उसे ऑक्सीडाइज किया। जैसे ही ऑक्सीडाइज किया, फूड से निकला क्या? वाटर। वाटर एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने, एनर्जी सेल ले लिया जिससे अपने आप को मेंटेनेंस कर सके, सरवाइव कर सके सेल, इसलिए एनर्जी उसने ले ली। और बचा क्या? CO2। तो CO2 को फिर ट्रांसफ़र कर दिया लंग्स के अंदर। ओके, तो थर्ड स्टेप ये होता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन। सेल के अंदर क्या होता है? रिस्पायरेशन, जिसमें होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? तो सेलुलर रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द एक्चुअल ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस ब्रेकडाउन एनर्जी इज प्रोड्यूस। इस ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और दिस एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। अभी पहले ही बता चुका हूँ मैं कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है? ATP के फॉर्म में। ओके, ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल फॉर रिस्पायरेशन। ग्लूकोज क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल होता है फॉर रिस्पायरेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। याद रखना, रिस्पायरेशन में भी 2 टाइप। रिस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन होता है। तो द फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। सबसे पहले जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो 2 स्टेप कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में होता है, या पायरुवेट कह सकते हैं 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड का ये होता है। दिस स्टेप इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होना, टूटना, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। जो स्टेप होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस द पायरुवेट में अंडरगो एरोबिक रिस्पायरेशन। अब पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड आगे जा सकता है एरोबिक रिस्पायरेशन में, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, या जा सकता है एन एरोबिक रिस्पायरेशन में, कब? जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है? ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहला स्टेप होता है रिस्पायरेशन। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप है रिस्पायरेशन का। ग्लाइकोलिसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में कि दिस प्रोसेस अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। उस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। ओके, इन दिस प्रोसेस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस डज नॉट यूज ऑक्सीजन। ठीक, आल्सो देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ CO2। अगर ग्लाइकोलिसिस
में ऑक्सीजन यूज नहीं करता है तो CO2 नहीं निकालता है। दिस प्रोसेस जनरेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं बट स्मॉल अमाउंट में। अब हमने पढ़ा है कि रिस्पायरेशन दो प्रकार का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। तो एरोबिक क्या होता है कि द रिस्पायरेशन विच यूज, बस इस यही कॉमन डिफरेंस होता है एरोबिक और एनएरोबिक का। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो कहेंगे एरोबिक, और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो कहेंगे एनएरोबिक। ओके, तो क्रेब्स साइकिल क्या होता है? क्रेब्स साइकिल अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। इन दिस प्रोसेस ईच मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। मतलब क्रेब्स साइकिल में जितने दो ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल बनता है पायरुविक एसिड का, और दोनों मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड का पूरी तरह से कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है इस प्रोसेस में, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होने के बाद कितने मॉलिक्यूल CO2 प्रोड्यूस करता है? तो 3 मॉलिक्यूल। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो याद रहे। इन दिस वे ए टोटल ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना? 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या? CO2। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। दिस प्रोसेस गिव राइज टू रिड्यूस्ड कोएंजाइम। यह प्रोसेस क्या गिव राइज करता है? रिड्यूस कोएंजाइम को रिड्यूस कर देता है, विच कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो लार्ज अमाउंट में एनर्जी को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। ETC क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन विच ATP इज़ प्रोड्यूस। सबसे पहला ये स्टेप होता है जिसमें ATP फाइनल स्टेप होता है, फाइनल स्टेप ETC एक फाइनल स्टेप होता है जिसमें ATP प्रोड्यूस होता है। दिस इज़ आल्सो अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा क्रेब्स साइकिल के साथ साथ ETC भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ठीक, इन दिस प्रोसेस द रिड्यूस्ड कोएंजाइम विच वेयर फॉर्म इन द क्रेब्स साइकिल। जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम जो हमारा क्रेब्स साइकिल में बना था आर ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसकी मदद से? ऑक्सीजन में के मदद से। और फाइनली वाटर मॉलिक्यूल आर फॉर्म, और फाइनली क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ETC के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनता है। दिस रिलीज्ड विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जो कि स्टोर किया जाता है ATP के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो बेसिक मैकेनिज़्म होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो बेसिक एरोबिक रिस्पायरेशन का मैकेनिज़्म चलता है वो एक फ्लो चार्ट में हम पढ़ते हैं। कैसे? एक मॉलिक्यूल हम ग्लूकोज को उठाते हैं, ठीक, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होता है, और ग्लाइकोलिसिस से बनता है 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मोल ऑफ, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक, अब देखना 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड।
पायरुविक एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, जिससे रिड्यूस कोएंजाइम बनता है और CO2 बाहर निकल जाता है। रिड्यूस कोएंजाइम बनता है और CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब रिड्यूस कोएंजाइम ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते हैं। और लास्ट में बनता है एनर्जी, कितना ATP, 38 ATP, और रिड्यूस कोएंजाइम से वाटर निकलता है, याद रखना, ETC में वाटर प्रोड्यूस होता है, हमने बताया है। ठीक, लास्ट में हमें क्या चाहिए, हमें किस लिए हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं भाई, ग्लूकोज को हम किस लिए ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी मिले। और एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को बैलेंस कर सकें, अपने आप को मेंटेन कर सकें, अपने आप को बैलेंस मेंटेन कर सकें। ठीक है, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक, दूसरा आता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक क्या था, हम कैसे पता करेंगे, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन होगा। बट यहाँ लिखा है एनएरोबिक, मतलब एरोबिक का उल्टा। यहाँ पर हमें क्या नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं है और रिस्पायरेशन तब भी हो रहा है, तो ऐसे रिस्पायरेशन को कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो द रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, anaerobic respiration occur in the cytoplasm of the cell। anaerobic respiration कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, और एरोबिक कहाँ होता था, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इट डज नॉट यूज माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एनएरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया को यूज ही नहीं करता। दूसरा, इन दिस प्रोसेस पायरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस। जो पायरुवेट मॉलिक्यूल कहाँ से फॉर्म हुआ था, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ना, पायरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था। ये कह रहा है कि आर नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, एरोबिक में कम्प्लीटली, बट एनएरोबिक में कम्प्लीटली नहीं। और इसमें क्या बनता है, लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो इथेनॉल बनता है। एनएरोबिक में इथेनॉल इज प्रोड्यूस एज एन इंड प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में सबसे इंड प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। ठीक, अनलाइक aerobic respiration, this respiration is less efficient. The ATP production in this case is also very small। मतलब एरोबिक में आपने देखा कितना ATP बना था, 38 ATP एनर्जी बनी थी। बट कह रहा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन की तुलना में, कंपैरिजन में, जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें बहुत ही कम, लेस एफिशिएंट होता है, क्योंकि बहुत ही कम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, सॉरी एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। ओके, तो हमने एक बार एरोबिक का फ्लो चार्ट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे एनएरोबिक का फ्लो चार्ट। तो एनएरोबिक कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से एरोबिक शुरू होता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज में भी क्या होता था, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस होने से बनता है पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो चला जाएगा एरोबिक में, और अगर अब्सेंट है तो चला जाएगा एनएरोबिक में। तो ये यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन अब्सेंट है तो एनएरोबिक। एनएरोबिक में क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया का यूज ही नहीं होता है,
ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि एरोबिक में बना था 38 ATP और बट यहाँ कितना बना है 2 ATP, बहुत ही कम, बहुत ही कम। अगर ये हम लोग में हो जाए तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। सोचो 2 ATP, जहाँ 38 ATP की हमें ज़रूरत है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, वहाँ हमें अगर 2 मिले तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं। बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, और ये होता किस में है, ईस्ट में। किस में होता है, ईस्ट में होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। तो अब बताइए सभी लोग, चलो बताइए कि एरोबिक में क्या होता है। ये इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि एरोबिक है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। कैसे पहचानेंगे कि एरोबिक एनएरोबिक है, जब ऑक्सीजन अब्सेंट होगा। इसमें सबस्ट्रेट जो होता पूरी तरह से क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। इसमें सबस्ट्रेट पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। एरोबिक रिस्पायरेशन कोएंजाइम आर रिड्यूस्ड, लेकिन एनएरोबिक रिस्पायरेशन में कोएंजाइम आर ऑक्सीडाइज्ड। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्रेब्स साइकिल और ETC ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं, मतलब होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, और कहाँ काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, बट देयर इज़ नॉट क्रेब्स साइकिल एंड ETC। एनारोबिक में ना तो क्रेब्स साइकिल होता है, ना तो ETC होता है। इसमें होता क्या है, फर्मेंटेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन एनर्जी प्रोड्यूस्ड हाई, कितना 38 ATP, बट एनएरोबिक रिस्पायरेशन एनर्जी प्रोड्यूस्ड लो अमाउंट 2 ATP। End product of aerobic respiration is CO2 and water, but end product of anaerobic respiration is CO2 और इथेनॉल होता है। ओके, तो देखते हैं जितना हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, उस सब का अगर समरी देखा जाए तो ये है। इससे आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया जाए, आप इसके बेसिस पे कहीं भी से क्वेश्चन दे दिया जाए तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का एंट्री होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक। साइटोप्लाज्म में जैसे एंट्री होता है वैसे ग्लाइकोलिसिस होता है। कितना ग्लूकोज में फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6, ठीक। अब ये साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस से बनता है पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं, और एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में 3 कार्बन की संख्या होती है। ओके, अब पायरुविक एसिड, अब ये पायरुविक एसिड का डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है और कौन सा रिस्पायरेशन हो रहा है किस ऑर्गेनिज्म में। अगर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, तो ये पायरुविक एसिड चलाएगा इस लाइन में। अगर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं ले रहा होगा या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, तो उसमें रिएक्शन चलेगा ये वाला एनाएरोबिक रिएक्शन, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ही ऑर्गेनिज्म एरोबिक रहेगा, बट मसल्स में क्या होता है कि एनाएरोबिक रिएक्शन भी होने लगता है, जिससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता ही बनता है, लेकिन लैक्टिक एसिड बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और लैक्टिक एसिड 2 मॉलिक्यूल बनता है, और प्रत्येक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन की संख्याएं प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम देखते हैं एनाएरोबिक रिएक्शन, एनाएरोबिक रिएक्शन पहचानेंगे कैसे, ऑक्सीजन
अब्सेंस हो, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट में आप देखे होंगे इसमें साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें लास्ट प्रोडक्ट आपने देखा होगा इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, एनर्जी बहुत ही कम बनता है। इथेनॉल 2 मॉलिक्यूल बनता है और एक मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या 2 होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये भी साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स में होते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनते हैं। बट अगर पायरुविक एसिड एरोबिक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वाटर केवल एरोबिक में बन रहा है, एनएरोबिक में कहीं वाटर बन ही नहीं रहा है। मतलब वाटर केवल और केवल तब बनेगा जब ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तब जाकर फूड का ऑक्सीडेशन या पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, तब ये जाकर वाटर बनाएगा, वरना वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए, इस फ्लो चार्ट को आप बना भी लीजिए बहुत ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद हम इसके आगे का टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा।